नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के बदलते स्वरूप की बात करने वाले हैं। हमारे शिक्षा क्षेत्र से लेकर कानूनी ढांचे और सामाजिक ताने बाने तक बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो सीधे तौर पर हमारे भविष्य को दिशा दे रहा है। समाज तेजी से बदल रहा है, अदालतें नई नज़ीरें पेश कर रही हैं और हमारी व्यवस्थाओं के सामने एकदम नई चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इन ऐतिहासिक बदलावों को करीब से समझते हैं। तो आज के इस सत्र में हम इन 5 अहम मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले परीक्षा प्रणाली की चुनौतियां, फिर आजन्मे बच्चे के कानूनी अधिकार, उसके बाद वैवाहिक जीवन में समानता को लेकर अदालतों का नजरिया, फिर हमारे सामने खड़े वर्तमान राष्ट्रीय संकट और आखिर में सिनेमा और जीवन को देखने का एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी परीक्षा प्रणाली और व्यवस्था से जुड़ी उस चुनौती की जो लाखों छात्रों के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ी है। 80 लाख। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। हर साल लगभग इतने ही छात्र जेईई मेन, नीट यूजी और सीयूईटी जैसी बड़े पैमाने की परीक्षाओं में बैठते हैं। ये सिर्फ कोई एक टेस्ट नहीं है, ये लाखों परिवारों की सालों की कड़ी मेहनत है। और इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करना मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के लिए ये लॉजिस्टिक के लिहाज से कितना बड़ा और जटिल काम है। प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर छपाई, सुरक्षा और परीक्षा केंद्रों तक उन्हें सही सलामत पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसमें अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो असर सीधा छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। अब इतने बड़े पैमाने पर एक ही दिन में पेन और पेपर टेस्ट करवाना सोचकर ही लगता है कि इसमें कितना बड़ा जोखिम है। प्रश्न पत्रों को देश के कोने कोने में पहुंचाने और सुरक्षित रखने में एक छोटी सी चूक भी पेपर लीक जैसी घटनाओं को जन्म दे सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति ने एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिया है। उनका कहना है कि बहुसत्रीय कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी अलग अलग शिफ्ट्स में कंप्यूटर पर परीक्षा लेना कहीं ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। इससे भौतिक रूप से पेपर लाने ले जाने का झंझट खत्म हो जाता है और अगर कहीं कोई तकनीकी खराबी आती भी है तो पूरी परीक्षा रद्द करने की बजाय सिर्फ उस सेंटर की समस्या को वहीं सुलझाया जा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर परीक्षाएं अलग अलग शिफ्ट में होंगी तो पेपर भी अलग अलग होंगे। किसी का पेपर आसान आ सकता है, किसी का मुश्किल, तो फिर ये निष्पक्ष कैसे हुआ? यहीं पर सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। यही एक ऐसी सांख्यिकीय विधि है जो अंकों को एक समान आधार पर लाती है। सीधी सी बात है, ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी उम्मीदवार का सिर्फ इसलिए नुकसान ना हो क्योंकि उसकी शिफ्ट का पेपर बाकियों से कठिन था। जाहिर है, इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का होना बेहद जरूरी है ताकि छात्रों का इस व्यवस्था पर भरोसा पूरी तरह से बना रहे। शिक्षा व्यवस्था से आगे बढ़कर अब हमारे कानूनी ढांचे में आ रहे एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव की ओर चलते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या गर्भ में पल रहे एक अजन्मे बच्चे के अपने कोई स्वतंत्र कानूनी अधिकार होते हैं? ये सुनने में जितना गहरा नैतिक सवाल लगता है उतना ही बड़ा ये एक कानूनी सवाल भी है। इसका जवाब हमें 2018 की एक बेहद दुखद रेल दुर्घटना से जुड़े मामले में मिला। इस हादसे में एक गर्भवती महिला की जान चली गई थी। इसके बाद अदालत के सामने सवाल उठा कि क्या रेलवे को सिर्फ मां की मृत्यु का मुआवजा देना चाहिए या फिर गर्भ में पल रहे उस शिशु की मृत्यु को एक अलग और स्वतंत्र दुर्घटना माना जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जवाब था हां, और यहां 5 महीने का समय बहुत अहम हो जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 5 महीने या उससे अधिक आयु के भ्रूण को कानूनी रूप से एक जीवित व्यक्ति और एक स्वतंत्र जीवन माना जाएगा। इसी आधार पर उस रेल दुर्घटना में अजन्मे बच्चे की मृत्यु को सिर्फ मां की मृत्यु के साथ नहीं जोड़ा गया, बल्कि उसे एक स्वतंत्र दुर्घटना माना गया जिसके लिए रेलवे को अलग से मुआवजा देना पड़ा। मतलब वो सिर्फ गर्भवती महिला के शरीर का एक हिस्सा नहीं, बल्कि अपने आप में एक दूसरा जीवन है। और ये सिर्फ किसी एक अदालत का नजरिया नहीं है। हमारा पूरा कानूनी ढांचा अजन्मे बच्चे की रक्षा करता है। भारतीय न्याय संहिता को ही देख लीजिए। इसके तहत अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचाना बाकायदा एक अपराध है। वहीं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी संपत्ति में अधिकार होता है, बशर्ते वो जीवित पैदा हो। इसी तरह मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी ऐसे कई फैसले आए हैं जहां भ्रूण की मृत्यु पर मुआवजे को पूरी तरह सही ठहराया गया है। ये दिखाता है कि हमारे कानून की नज़र में हर जीवन की क्या अहमियत है। कानून की बात हो ही रही है तो चलिए अब घर की दहलीज के भीतर चलते हैं, जहां वैवाहिक जीवन को लेकर एक नई सोच जन्म ले रही है। अदालतें सिर्फ बाहरी समाज के नियम नहीं तय कर रही हैं, बल्कि वो घर के अंदर की सामाजिक अपेक्षाओं को भी बदल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बहुत ही सख्त और स्पष्ट शब्दों में कहा है,
पत्नी कोई घरेलू सहायिका यानी हाउसमेड नहीं है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी महिला से यह उम्मीद करना कि वह बिना किसी मदद के घर के सारे काम अकेले ही करेगी, उसे मानसिक क्रूरता के दायरे में लाया जा सकता है। ये रूढ़िवादी सोच को एक बहुत बड़ी और सीधी चुनौती है। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस आंकड़े को देखिए, ये सब कुछ खुद बयां कर देता है। 2019 के टाइम यूज सर्वे के मुताबिक भारत में महिलाएं हर दिन औसतन 299 मिनट यानी लगभग 4.5 घंटे बिना किसी वेतन के घरेलू और देखभाल के कामों में लगाती हैं। वहीं पुरुषों के लिए ये समय सिर्फ 97 मिनट यानी करीब 1.5 घंटे का है। ये भारी अंतर इस बात का सबूत है कि आज भी घर की जिम्मेदारियों का सारा बोझ मुख्य रूप से महिलाओं के ही कंधों पर है, और इसी वजह से एक समान साझेदारी की सख्त जरूरत महसूस होती है। और ये बात सिर्फ घर के काम बांटने की नहीं है, बल्कि सीधे हमारे संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी है। जब कोई अपने जीवन साथी का घर के कामों में हाथ बटाता है तो वो सिर्फ मदद नहीं कर रहा होता, बल्कि वो संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का सम्मान कर रहा होता है। यहाँ तक कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनका लक्ष्य 5.4 भी अवैतनिक घरेलू काम को मान्यता देने की बात करता है। असल में घर के कामों को साझा करना एक रिश्ते में सम्मान और करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक है। चलिए अब समाज और घर से निकलकर देश के सामने खड़ी कुछ गंभीर वर्तमान चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं। इस वक्त देश के 2 अलग-अलग हिस्सों में 2 बिल्कुल अलग तरह के संकट देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश है, जहां हाल ही में मौसम ने भारी तबाही मचाई। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं में लगभग 100 लोगों की जान चली गई। ये साफ संकेत है कि हमें मौसम के सटीक पूर्वानुमान और जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियों को बहुत ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर का सामाजिक राजनीतिक संकट है। वहां पिछले 3 सालों से मेती और कुकी समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष में 250 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। वहां हालात सुधारने के लिए सिर्फ सुरक्षा बलों की मौजूदगी काफी नहीं है, बल्कि दोनों समूहों के बीच एक वास्तविक और भरोसेमंद संवाद कायम करने की तत्काल आवश्यकता है। दोनों ही स्थितियां हमसे प्रोएक्टिव मैनेजमेंट की मांग कर रही हैं। इन गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों के बाद अब रुख करते हैं एक थोड़े हल्के लेकिन बेहद दिलचस्प नजरिए की तरफ, सिनेमा और जीवन में नियंत्रण को लेकर। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो लोग बहुत सफल होते हैं उनका अपने काम और जीवन की हर एक चीज पर पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की सोच इस पर बिल्कुल अलग है। अक्सर उनके बारे में अफवाह उड़ती है कि वो अपनी फिल्मों के सारे फैसले खुद लेते हैं, या यूं कहिए कि फिल्मों को घोस्ट डायरेक्ट करते हैं। इस पर उनका जवाब बड़ा ही मजेदार था। उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा, अगर मैं खुद निर्देशन कर रहा हूं तो किसी और को उसका श्रेय क्यों दूंगा? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? असल में अपने 38 साल के लंबे करियर में उन्होंने आधिकारिक तौर पर सिर्फ एक फिल्म का निर्देशन किया है, और वो है तारे जमीन पर। तो यहां समझने वाली बात यह है कि आमिर खान खुद मानते हैं कि हर चीज पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल रखना असल में आपकी रचनात्मकता को मार सकता है। उनका मानना है कि हर निर्देशक सेट पर अपनी एक अलग और अनूठी ऊर्जा लेकर आता है। अगर वो हर फिल्म को खुद डायरेक्ट करते तो सोचिए, लगान, रंग दे बसंती और 3 इडियट्स जैसी फिल्में क्या एक जैसी नहीं लगती? उनका साफ कहना है कि फिल्म निर्माण एक बेहद मुश्किल काम है, जिसमें अनिश्चितताएं कदम कदम पर होती हैं। और मजे की बात यह है कि उस नियंत्रण की कमी को स्वीकार करना ही इस पूरी प्रक्रिया का असली आकर्षण है। दूसरों पर भरोसा करना ही काम में नयापन लाता है। और ध्यान दीजिए, आमिर खान का ये नजरिया सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं है। ये बात हमारी असल जिंदगी पर भी पूरी तरह लागू होती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मुसीबतों से डरो नहीं, उनसे लड़ो। लेकिन क्या हमेशा सिर्फ लड़ना ही सही उपाय है? जब हम समस्याओं को जबरदस्ती कंट्रोल करने या उनसे लड़ने की जल्दबाजी करते हैं तो अक्सर तनाव में आकर गलत फैसले ले बैठते हैं। शायद ये मान लेना कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, थोड़ा धैर्य रखना और विपरीत परिस्थितियों से तुरंत लड़ने की बजाय पहले उन्हें गहराई से समझना ही हमारी असली ताकत है। जब हम परिस्थिति को समझ लेते हैं तो समाधान खुद ब खुद ज्यादा असरदार हो जाता है। इसी एक विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जल्द ही मिलेंगे एक नए